दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. इस सब के बारे में आज से 1400 साल पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया की बाकी कौम We have the right man, we have the right leader of Israel. मिलकर मुसलमानों पर ऐसे हमले करेंगे We have hit hundreds of targets in Iran. जैसे कि लोग मिलकर किसी खाने की दावत पर जाते हैं। जिस पर एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम मुसलमान उस दिन दुनिया में बहुत कम होंगे, इसलिए ये लोग हम पर ऐसे हमला करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि उस वक्त तो मुसलमान दुनिया में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुम मुसलमानों की दुनिया में मिसाल ऐसी होगी जैसे किसी पानी पर गंध और झाग पड़ी हुई होती है। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा कोई खौफ नहीं होगा Programs, and they're going to be terminated on a permanent basis. और तुम मुसलमानों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत होगी और मुसलमान मौत से डरेंगे। इस हदीस के बाद अगले 1000 साल तक मुसलमान ही पूरी दुनिया के सुपर पावर थे। और इन 1000 सालों के दौरान पूरी दुनिया की कौम मुसलमानों की ताकत और फौजों से कामती थी। और मुसलमान दुनिया के सुपर पावर इसलिए थे क्योंकि उस जमाने में दुनिया के सारे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान ही थे। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी मुसलमानों के पास थी और पूरी दुनिया मुसलमानों को ही फॉलो करती थी। इसीलिए इन 1000 सालों में हमेशा दुनिया में कोई ना कोई मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता था। लेकिन आखिर 1000 साल बाद दुनिया में मुसलमानों की एक नई एम्पायर सामने आई और यही एम्पायर मुसलमानों की आखिरी सुपर पावर थी और इस एम्पायर का नाम था उस्मानिया खिलाफत। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन यहां पर जब उस्मानिया खिलाफत अपनी ताकत की पीक पर थी, आखिर उस्मानिया खिलाफत ने मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती की। उस्मानिया खिलाफत के दौर में अचानक यूरोप में एक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई जिसका नाम था द प्रिंटिंग प्रेस। I did it. ये एक ऐसी मशीन थी जिससे किताबें तेजी से प्रिंट की जा सकती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये मशीन पूरे यूरोप में फैल गई और इस मशीन ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब जो आदमी इससे पहले कई दिनों में अपने हाथों से एक किताब लिखता था, अब वो आदमी उतने ही दिनों में 100 किताबें प्रिंट करने लगा। तो ऑफ कोर्स इसी मशीन की वजह से यूरोप के हर घर तक किताबें पहुंचने लगी। लेकिन जब यह मशीन उस जमाने की सुपर पावर उस्मानिया खिलाफत तक पहुंची, उस्मानिया खिलाफत के स्कॉलर्स और उलमा ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग प्रेस हराम है। तो अब मुसलमान उसी पुराने तरीके से किताबें आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगे और इसके मुकाबले में यूरोप में तेजी से लाखों किताबें प्रिंट होने लगी। इस मशीन से पहले यूरोप में सिर्फ मर्द ही किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब जब पहली बार यूरोप के हर घर तक किताबें पहुंचने लगी, पहली बार यूरोप की औरतें भी ये किताबें पढ़ने लगी और यहीं से यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज आया क्योंकि अब यूरोप की इन एजुकेटेड औरतों ने अपनी नई जनरेशन की तरबियत करना शुरू की। और जब इन पढ़ी लिखी माओं की वजह से यूरोप में एक नई जनरेशन सामने आई, इसी नई जनरेशन में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए जैसे कि गैलीलियो, आइजैक न्यूटन और एडिसन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट। ये वो पॉइंट था
जिससे पहली बार पिछले 1000 साल में आहिस्ता आहिस्ता यूरोप मुसलमानों से आगे बढ़ने लगा। और जब यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था, यहां मुसलमान उन्हीं शिया सुन्नी बहसों में पड़े रहे जिस तरह आज पड़े हुए हैं। टाइम निकालो, ये फिर बोल रहे हैं। और यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का वक्त शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार यूरोप के बादशाहों के दिलों से मुसलमानों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका में बनने लगी और मुसलमान बस आपस में बहसें करते रहे। और अब जब मुसलमानों के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ताकत जा रही थी, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों पर तारीख का सबसे बड़ा अजाब आया, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो मुसलमान जो किसी जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे, अब इस जंग के बाद यूरोप के बादशाहों ने मुसलमानों की एक एक कंट्री को खिलौनों की तरह बांट दिया। Of the Dutch Committee for Palestine. आपस में ऐसे बांट दिया जैसे किसी दावत पर खाना बांटा जाता है। और फिर इन सुपर पावर्स ने मिलकर पहली बार मुसलमानों के फलस्तीन में एक नई रियासत has made its decision on Palestine. इजराइल। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो तबाही मुसलमानों की शुरू हुई थी, वो आज तक उसी तरह चल रही है। लेकिन मुसलमानों की इस तबाही में भी कुछ मुसलमान लीडर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इन सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज किया था और दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बार फिर आवाज उठाई थी। दुनिया का पहला लीडर जिसने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, उसका नाम था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक किया और जैसे ही इकोनॉमी ठीक हुई, शाह फैसल ने सारे मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई। सारी इस्लामी दुनिया के मुक़्तदर रहनुमाओं को। और आखिर जब फैसल की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, शाह फैसल ने अरब मुल्कों को यूनाइट करके इजराइल पर हमला कर दिया। अरब की फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर घुस गई और पहली बार ऐसा लगने लगा कि इजराइल ये जंग शाह फैसल से हार जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स, जैसे कि हमेशा होता है, इजराइल को बचाने के लिए एक बार फिर उसका बाप अमेरिका सामने आया, जिसके बाद इजराइल अमेरिका की मदद से अरबों से ये जंग जीत गया। और शाह फैसल बहुत कोशिश के बाद भी ये जंग हार गए। लेकिन हारने के बाद फैसल चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वेपन निकाला। शाह फैसल ने ऐलान किया कि आज के बाद इजराइल और उसके हैंडलर्स को अरब के तेल का एक कतरा भी नहीं बेचा जाएगा। शाह फैसल के इस एक हुक्म से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी, One of the highest inflation rates in Europe. जिसका सबसे बड़ा नुकसान सुपर पावर अमेरिका को हुआ। Heading toward the most acute shortages of energy since World War II. तो अब जब शाह फैसल इतनी आसानी से इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा था, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल के अपने ही भतीजे ने धोखा देकर उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। शाह फैसल के मरने से पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसे ही खफा थे जिस तरह आज आयतुल्लाह खामेनाई के जाने से। और एक टीवी पर एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज मुसलमान दुनिया का बाप मर चुका है। शाह फैसल के बाद अब मुसलमान दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। और शाह फैसल के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुसलमान लीडर अब अमेरिका को धमकी देने की कभी भी गलती नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे यहां सऊदी में शाह फैसल को मारा गया,
सऊदी अरब के पास ही एक मुल्क ईरान में एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था। ईरान के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बादशाह से नफरत करने लगे थे और सब इस आदमी को अपना नया लीडर मानने लगे थे। और इस आदमी का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी अपने लोगों को समझाया करता था कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदों और घरों में बैठकर इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का मतलब यह भी है कि मुसलमान अपने जमाने के सुपर पावर के तख्तों को तोड़ डालें। इसीलिए शाह फैसल के जाने के सिर्फ 4 साल बाद खुमैनी ने ईरान के बादशाह को भगाकर पूरे ईरान को अपने कंट्रोल में लिया। और खुमैनी इतना बड़ा लीडर था कि जब उसका जहाज ईरान में लैंड हुआ, खुमैनी को वेलकम करने के लिए 70 लाख लोग खड़े थे। खुमैनी मुसलमान दुनिया का वो अकेला लीडर था जिसे कोई भी सुपर पावर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और खुमैनी खुद भी बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उन्हें धमकियां दिया करता था। इसीलिए पहले दिन से अमेरिका और इजराइल किसी तरह खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे और आखिर उन्हें इसका रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में भी एक नया लीडर सामने आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने आते अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया और एक बार फिर मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। सद्दाम हुसैन का हमला इतना बड़ा था कि खुमैनी की फौजें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन खुमैनी से यह जंग जीत जाएगा। यहां तक कि सद्दाम हुसैन ने खुमैनी को टीवी पर आकर दज्जाल भी कहा। अब जब सद्दाम और खुमैनी की यह जंग चल रही थी, अचानक ईरान में सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने वाले एक ग्रुप ने ईरान के प्रेसिडेंट पर हमला किया, जिससे ईरान का प्रेसिडेंट मर गया। इस हमले में खुमैनी का एक और भी स्टूडेंट बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसका हाथ इस हमले से हमेशा के लिए पैरालाइज हो चुका था। इस स्टूडेंट का नाम था अली खामेनाई। तो अब जब ईरान का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, इसीलिए जंग के दरमियान ही दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराए गए और ये इलेक्शंस खुमैनी का यही स्टूडेंट अली खामेनाई जीत गए और पूरे ईरान का प्रेसिडेंट बन गए। باید خون گریست در جامعه اسلامی। अली खामेनाई के प्रेसिडेंट बनते जब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया और उसमें पूछा गया कि आपका दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। Who is your worst enemy, Mr. President? इस वक्त ईरान एक मुसलमान मुल्क इराक से जंग में था, लेकिन इराक के साथ जंग में होने के बावजूद भी खामेनाई ने इराक का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। तो अब खुमैनी और खामेनाई मिलकर इराक के सद्दाम हुसैन के साथ लड़ने लगे और आखिर 8 साल की जंग के बाद सद्दाम हुसैन और अमेरिका खुमैनी को नहीं हरा सके और आखिर ये जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए और खुमैनी का जनाजा इतना बड़ा था कि इस जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। खुमैनी के जाने के बाद अब पूरे ईरान में एक कंफ्यूजन थी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अब कौन होगा। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सब ने मिलकर खुमैनी के स्टूडेंट अली खामेनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया। باید خون گریست در جامعه اسلامی। जैसे ही खामेनाई ईरान का सुप्रीम लीडर बना, खामेनाई के सामने उसकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े मसले आए। पहला मसला यह था, अमेरिका ने बहाने बनाकर ईरान के पास सारे मुस्लिम कंट्रीज कतर, यूएई, सऊदी, इराक
सब में अपने बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस बनाए और इन मुसलमान कंट्रीज ने आराम से अमेरिका को अपने कंट्रीज के अंदर आने की इजाजत दी। तो अब अमेरिका के इन बेसिस ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया। यह तो था खामेनाई का एक बड़ा मसला। लेकिन दूसरा मसला यह था कि जब खामेनाई सुप्रीम लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद ईरान से बहुत दूर इजराइल का भी एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था और इजराइल का यह लीडर आगे जाकर खामेनाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना और इस लीडर का नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। America and Israel must stand together. जैसे ही नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, वो पहले ही दिन से अपनी हर स्पीच में कहा करता था कि दुनिया में 2 मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी दुनिया को मिलकर हमला करना चाहिए। इराक का सद्दाम हुसैन। If you take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. और ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई। And to stop atomic bomb scientists, well, they're gone too. अब नेतन्याहू तो पहले ही दिन से किसी तरह इराक और ईरान पर हमला करना चाहता था, जिसके लिए उसे सुपर पावर अमेरिका की मदद की जरूरत थी। तो अब नेतन्याहू दुनिया में एक ऐसे बहाने का इंतजार कर रहा था जिससे वो किसी तरह अमेरिका के साथ इन दोनों मुल्कों पर हमला करे। और आखिर अचानक एक दिन ऐसा ही हुआ। आज से 25 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, very freedom came under attack. जिसमें हजारों अमेरिकन्स मारे गए और अमेरिका का बच्चा बच्चा इस हमले का बदला लेने के लिए तैयार था। तो अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया को यह बात क्लियर हो चुकी कि अमेरिका अब एक जख्मी शेर की तरह दुनिया में किसी पर भी कभी भी हमला कर सकता है। And we responded with the best of America. तो सबसे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। The United States military has begun strikes in Afghanistan. लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी था, इजराइल का नेतन्याहू बार बार अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ साथ इराक के सद्दाम हुसैन पर भी हमला करे। The nuclear threat from Iraq. I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. और इराक पर इस हमले के लिए उसने पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े झूठ बोले। Nuclear threat from Iraq. कि सद्दाम हुसैन एटम बॉम्ब बनाने वाला है। Producing weapons of mass destruction. और आखिर उसने झूठ बोल बोलकर पूरी दुनिया को कन्विंस कर Those militias in Iraq. और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन, उसके बेटों और लाखों इराकियों को मार डाला और पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इराक के पास असल में कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं, बल्कि यह हमला अमेरिका और नेतन्याहू ने झूठ बोलकर किया। और आगे जाकर उन्होंने ये बात खुद भी मानी कि उन्होंने इराक में लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के शहीद किया था। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. लेकिन पूरे इराक को तबाह करने के बाद भी नेतन्याहू को थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई और वो रुका नहीं, बल्कि एटम बम का दोबारा सेम झूठ अब वो ईरान के बारे में भी बोलने लगा और एक बार फिर अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि अब वो इराक के बाद ईरान पर भी हमला करे। लेकिन नेतन्याहू की इन चालाकियों को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई ने एक ऐसा काम किया जिसने नेतन्याहू के सारे ख्वाब तोड़ कर रख दिए। अचानक ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा, क्योंकि इस्लाम में एटम बम बनाना ही हराम है, ममनू है, हराम है। तो अब इजराइल अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था कि वो कौन से नए बहाने से ईरान पर हमला करे। लेकिन इराक के झूठ के बाद अब कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और इस तरह आयतुल्लाह खामेनाई ने अपने मुल्क ईरान को बचा लिया। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब एक बार फिर नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, एक बार फिर वो दोबारा ईरान पर एटम बॉम्ब का झूठा इल्जाम लगाने लगा। Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program. और हर साल कहने लगा कि सिर्फ कुछ महीनों में ईरान एटम बम बनाने वाला है। In a very short time. और पिछले 25 साल से बार बार
नेतन्याहू अमेरिका पर प्रेशर डालता रहा Iran must be stopped. कि बिल्कुल इराक के सद्दाम हुसैन की तरह If you take out Saddam, अमेरिका इस बार ईरान पर भी हमला करे। Iran has not given up its nuclear ambition. लेकिन पिछले 25 साल से अमेरिका ने इराक में की गई गलती को George Bush made a mistake. दोबारा नहीं दोहराया। और अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो हमेशा ईरान पर हमला करने के सख्त खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। I will not allow it. It's not going to happen. Not allowing Israel. ट्रंप हमेशा से कहता था कि हमें ईरान पर हमला नहीं बल्कि उनसे डील करनी चाहिए। Well, I'd love to avoid the conflict. लेकिन जब भी अमेरिका और ईरान किसी भी डील के लिए आपस में मीटिंग करते थे, Negotiate a peaceful resolution. इजराइल हमेशा इस मीटिंग को खराब करने की कोशिश करता रहता था। Iran has not given up. आखिर जब आज से कुछ साल पहले ट्रंप अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना, नेतन्याहू अब ट्रंप पर भी ईरान पर हमले के लिए प्रेशर डालने लगे। Iran must be stopped. लेकिन ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। अब जब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर रहा था, आज से 2 साल पहले इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा Who was the 13th Prime Minister of Israel? कि अब और हमारा बर्दाश्त खत्म हो चुका है। And I'll say straight at this point, we need to topple the Iranian regime. ईरान बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह है, Against Iran, and I called it the octopus. जिसका सर खुद ईरान है और उसके हाथ इजराइल के हर तरफ फैले हुए हैं। With its arms all across the Middle East. पिछले 25 साल से हम इस ऑक्टोपस के एक एक हाथ से अलग अलग लड़ रहे हैं, Fighting those fingertips of the octopus. लेकिन अब हम और इन हाथों से नहीं बल्कि सीधा ऑक्टोपस के सर पर वार करेंगे। The goddamn head of the octopus. और इस ऑक्टोपस का सर है ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। To topple the goddamn head of the octopus. मतलब आज से 2 साल पहले इजराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर प्रेशर डालना शुरू कर If दिया I had to say what is our greatest challenge in the Middle East, one word: Iran. कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करे। लेकिन ट्रंप का तब भी वही पुराना स्टांस था। यहां तक कि कहा जाता है नेतन्याहू के प्रेशर से तंग आकर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के खिलाफ एक पोस्ट भी शेयर की। The president-elect shared a video criticizing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He's a deep, dark son of a bitch. कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान से जंग के लिए मजबूर कर रहा है। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ ये भी कहा। But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. और जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तब भी ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ ये कहा। I was very unhappy about it. और फिर नेतन्याहू को अपने ऑफिस बुलाकर पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से कतर के अमीर को फोन कराया और पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से माफी मंगवाई। We had a phone call today just to. Netanyahu has apologized to the Emir of Qatar. इन सारे बातों से ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू ट्रंप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और ट्रंप अपने 25 साल पुराने स्टांस पर ही खड़ा रहेगा। But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. लेकिन फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक ट्रंप ने अपने 25 साल की बातों को भुलाकर नेतन्याहू की बात मान ली और ईरान पर हमला कर दिया। The United States is ramping up its attacks on Iran. जब ट्रंप नेतन्याहू की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, अचानक अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, The Epstein Files. Controversial Epstein Files. Releases of the Epstein Files. Documents from the Epstein Files. इन फाइल्स में दुनिया के बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए, जैसे कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप, जिससे पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही थी, जिनका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। You are the worst reporter. ये ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। एप्स्टीन फाइल्स में लाखों सीक्रेट पेजेस रिलीज किए गए, लेकिन अब भी कहा जाता है इन सारे पेजेस में 53 पेजेस ऐसे हैं जिन्हें छुपाया गया है और कहा जाता है यही वो फाइल्स हैं जिनमें ट्रंप के बारे में सबसे खतरनाक क्राइम्स लिखे हुए हैं और कहा जाता है यही वो प्रेशर था जिसे ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सका। इसीलिए ट्रंप ने अपने 25 साल पुराने स्टांस को अचानक बदल दिया और इन फाइल्स के रिलीज होते ही नेतन्याहू को अमेरिका में एक बहुत बड़ी दावत पर बुलाया। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप बिल्कुल बदल चुका था और अब नेतन्याहू की हर बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। जिसके बाद अचानक ट्रंप एक दिन टीवी पर आया और बिल्कुल आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले
जिस तरह बुश ने इराक पर हमला किया, Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ट्रंप ने भी ईरान पर हमले का ऐलान किया। United States military began major combat operations in Iran. ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और पहले ही दिन ईरान के एक स्कूल में 160 बच्चियों को शहीद कर दिया। और जैसे ही जंग शुरू हुई, ईरान को भी फाइनली मौका मिला कि वो अमेरिका के उन बेसिस को टारगेट करे जो इससे 40 साल पहले अमेरिका ने मुसलमान कंट्रीज में बनाए थे। कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि ईरान क्यों इन मुसलमान कंट्रीज पर हमला कर रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ईरान क्यों इन कंट्रीज पर हमला कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर 40 सालों से इन मुसलमान कंट्रीज ने अमेरिका की फौज को अपने मुल्कों में रहने की इजाजत क्यों दी है। ये वही बेसिस थे जिनसे अमेरिका पूरी मुसलमान दुनिया को हर वक्त धमकाता रहता था। Major combat operations in Iran. इसीलिए आज ईरान ने एक एक करके इन सारे बेसिस पर हमला किया। जैसे ये जंग शुरू हुई, इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई था। और इस बात का ईरान की फौज को भी अच्छी तरह पता था। इसीलिए कहा जाता है खामेनेई को उसी के ऑफिस के नीचे एक बंकर में सेफ रखा गया था। लेकिन जंग के अगले ही दिन सुबह 6 बजे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान के कैपिटल की तरफ रवाना हुए। इन जहाजों में ऐसे एडवांस्ड मिसाइल्स लगे हुए थे जो फटने से पहले पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को चीर कर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। इसीलिए इन मिसाइल्स को कहा जाता है बंकर बस्टर्स। जैसे ये जहाज खामेनेई के ऑफिस के ऊपर पहुंचे, इन जहाजों ने 30 बंकर बस्टर मिसाइल्स को खामेनेई की बंकर की तरफ फायर किए। ये मिसाइल्स खामेनेई के ऑफिस के फ्लोर्स को तोड़कर उनके बंकर के अंदर घुसे और इस तरह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, जो ऑलमोस्ट 40 साल से ईरान का सुप्रीम लीडर था, अपने कई फैमिली मेंबर्स के साथ शहीद हो गए। खामेनेई के शहीद होने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान वैसे ही दुखी थे जिस तरह इससे कई साल पहले एक और ग्रेट लीडर शाह फैसल के लिए थे, और जिस तरह शाह फैसल के लिए टीवी पर एंकर ने कहा था कि आज मुसलमान दुनिया का बाप मर चुका है। इसी तरह खामेनेई के मरने पर भी एंकर रो रो कर कह रहा था, आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और इनके मुकाबले में छोटा सा इजराइल, जिसने मुसलमान दुनिया के सेंटर में घुसकर एक बार फिर मुसलमान लीडर को मार डाला। Ayatollah Khamenei is dead. और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान कुछ नहीं कर सके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सही थी कि एक दिन मुसलमान होंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं होगी, और वो ऐसे ही होंगे जिस तरह पानी के ऊपर गंद और झाग होती है। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इराक, Final moments with ladies and gentlemen, we got him. लिबिया, सीरिया, यमन और अब ईरान को तबाह करने के बाद इजराइल के लीडर्स पहले ही बता चुके कि उनका अगला टारगेट कौन होगा। Turkey is the new Iran. एक बात कंफर्म है कि जब नेक्स्ट मुसलमान लीडर को टारगेट किया जाएगा, तब भी मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे।